हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का कंपैरेटिव बैलेंस शीट का सम। इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाना है, राइट, वो आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके पहले हमने ट्रेंड एनालिसिस और वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस और कंसेप्ट ऑलरेडी कवर किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए कंसेप्ट का, जहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो आपको पता चले, वही आपको यहाँ पे सम में यूज़ होगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ अभी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है समरी बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड 31 दिसंबर 2017 आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको 2016 और 2017 दोनों का अमाउंट्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपको उन्होंने कहा है प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्म सूटेबल फॉर एनालिसिस। तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको 2 सालों के अमाउंट दिए हुए, राइट। तो उन दोनों के लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं कंपैरिजन का, राइट। तो आपका फॉर्मेट इस तरह से होगा, देखिए पहले आप कंपनी का नाम लिख देते हैं, फिर हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो नाम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और इस तरह से टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर आपके दोनों सालों के वैल्यूज़ आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो खासियत है वो ये है, ये 2 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती है। वन इज़ एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज एंड सेकेंड वन इज़ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हम उस इन्फॉर्मेशन को पहले वर्टिकल फॉर्मेट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। उसके बाद हम जो है ये एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं अरेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं। और पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कौन से हेडिंग में जाएगी। हमने ऑलरेडी वर्टिकल बैलेंस शीट के समय डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो अगर आपने वो सारे सम्स आपको आते हैं तो ये आपको अरेंजमेंट करना कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आपका ओन फंड के अंदर आएगा, शेयर कैपिटल में, राइट। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी शेयर कैपिटल में ही आता है। जनरल रिजर्व, ये भी ओन फंड में ही आएगा, आपका रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आता है, राइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है 15% डिबेंचर, ये आपका लोन फंड में आएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, टैक्स पेएबल, ये सब आपके क्या है, करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। एसेट्स की बात करें तो बिल्डिंग फिक्स एसेट में जाएगा, लैंड फिक्स एसेट, प्लांट फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट। फिर स्टॉक, डेटर और कैश, ये आपके क्या है, करंट एसेट्स है, ओके। तो अभी हम लोग शुरू कर दें। सबसे पहला हमारा हेडिंग जो वर्टिकल बैलेंस शीट में आता है उसका नाम क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड। इसमें सबसे पहला हेडिंग मैं ले लेता हूँ शेयर होल्डर्स फंड, या जिसको हम लोग ओन भी लिख सकते हैं, ओनर्स फंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यूजुअली हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व और फिक्टिशियस आइटम अगर है तो माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था 8 लाख और 8 लाख, तो दोनों सालों में मैं 8 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर देखिए दिया हुआ है हमें 6 लाख, तो दोनों जगह पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर आपको 10% प्रेफरेंस शेयर दिया है तो यहाँ पर 10% आएगा, राइट। 11 लिखा हुआ है, 10 करना है, बट इसको कैलकुलेशन में कुछ यूज़ है नहीं है इसका, ये खाली नाम है, ओके। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, ये भी आपके शेयर के होल्डर फंड में ही आता है, राइट। उसका अमाउंट कितना दिया है, 4 लाख और 4,90,000। इसके बाद आपके अगर फिक्टिशियस एसेट कुछ होते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं, राइट। बट यहाँ पर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ नहीं है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग इतने 3 ही आइटम लिखेंगे। अब इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे ओन फंड का टोटल मिल जाएगा। तो 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख आपको मिलेगा 18 लाख। इसी तरह यहाँ पर 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,90,000 हम करेंगे तो 18,90,000 आ जाएगा। इसके बाद हमें लोन फंड लेना है, तो यहाँ पर लोन फंड में एक ही आइटम है आपका डिबेंचर, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ पहले लोन फंड, और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं डिबेंचर, जो कि नाम है 15% डिबेंचर। तो यहाँ पर मैं अमाउंट्स ले लेता हूँ 2 लाख और 3 लाख, ओके। अब ये लोन फंड के अंदर ये एक ही आइटम है, इसीलिए मैं ओन फंड और लोन फंड को ऐड कर देता हूँ। मैं अलग से टोटल लोन फंड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल आइटम है। तो मैं अभी 18 + 2 कर दूंगा तो मुझे मेरा शेयर होल्डर अपना जो है सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 18 लाख प्लस 2 लाख क्या आ जाएगा मेरा, 20 लाख। इसी तरह 18,90,000 और 3 लाख मेरा बन जाएगा 21,90,000, ओके। अब इसके बाद एसेट साइड का प्लेसमेंट करना है हमें, तो एसेट साइड को यहाँ पे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसके अंदर 3 हेडिंग्स आते हैं हमारे, राइट। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो पहले मैं हेडिंग लिखूंगा फिक्स एसेट,
इसमें हमारे कौन से फिक्स एसेट्स हैं, तो बिल्डिंग फिक्स एसेट में जाता है, राइट। तो वो लिख देते हैं पहले 6 लाख और 5 लाख 40। उसके बाद लैंड वो भी फिक्स एसेट में आएगा 2 लाख। फिर हमें दिया है प्लांट 6 लाख और 5 लाख 40,000। इसके बाद फर्नीचर 2 लाख और 2 लाख 80,000। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 4 लाख, सॉरी स्टॉक तो हमारा क्या होता है करंट एसेट में आता है। तो ये चार ही चीज़ है, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल फिक्स एसेट मिल जाएगा। ओके, यानी हमारे फर्स्ट हेडिंग का टोटल मिलेगा हमें, तो 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा आपका 16 लैक्स हो जाएगा। यहाँ पर 5 लाख 40 प्लस 2 लाख 5 लाख 40 प्लस 2 लाख 80,000 ऐड करेंगे चारों को तो आपको टोटल मिलेगा 15 लाख 60,000। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हेडिंग आपका इन्वेस्टमेंट्स आता है, लेकिन सम के अंदर आपको एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग ले लेंगे वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल ये खाली हेडिंग है, इसके अंदर क्या होता है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करने हैं। बट यहाँ पे आपको करंट एसेट का डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया, उनके नाम दिए हुए सारे, तो मैं करंट एसेट हेडिंग लिखता हूँ और उसके अंदर करंट एसेट्स के सारे नाम लिख देंगे हम। तो स्टॉक जो है हमारा वो करंट एसेट में जाएगा, स्टॉक, डेटर, कैश, राइट। तो पहले मैं कैश लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 लाख 80,000। फिर हम डेटर ले लेते हैं 4 लाख और 6 लाख। फिर हम लोग स्टॉक लिख देते हैं 4 लाख और 6 लाख। आप पहले स्टॉक लिखेंगे बाद में डेटर फिर कैश तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको आप अंदर जगह चेंज कर सकते हैं, बट वो करंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, अब मैं करंट एसेट्स का टोटल ले लेता हूँ, तो ये तीनों को ऐड करूँगा तो मेरा टोटल करंट एसेट मुझे मिलेगा। सो 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख ये आ जाएगा आपका 10 लाख। और इसी तरह यहाँ पर 2 लाख 80,000 प्लस 6 लाख करेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा 14 लाख 80,000। अब आपको करंट लायबिलिटीज़ का टोटल निकालना है तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमने करंट एसेट तो निकाल लिए हैं, तो हम लोग करंट लायबिलिटी कितना है वो भी फाइंड कर लेंगे। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हमें 3 आइटम्स थे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, टैक्स। तो लिख देते हैं पहले क्रेडिटर्स 3 लाख और 4 लाख अमाउंट दिया है। उसके बाद बिल्स पेएबल आप देख पाएंगे 1 लाख और 1,50,000 अमाउंट दिया हुआ है। फिर आपको टैक्स पेएबल 2 लाख और 3 लाख दिया हुआ है। ओके, अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख ऐड करेंगे तीनों को, टोटल आ जाएगा 6 लाख। 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख टोटल आ जाएगा आपको 8,50,000। अब आप करंट एसेट के टोटल में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 लाख माइनस 6 लाख करता हूँ तो आंसर कितना आएगा मुझे 4 लाख। फिर 14 लाख 80,000 माइनस 8,50,000 करेंगे, आंसर कितना मिलेगा मुझे 6,30,000। अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड के लिए हमारे फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल 2 हेडिंग है, राइट। तो फिक्स एसेट का वैल्यू और वर्किंग कैपिटल के वैल्यू को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर 16 लाख और 4 लाख ऐड करेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा मिलेगा 20 लाख। देख पाएंगे आप यहाँ पे टैली हो रहा है। वैसे ही सेकेंड ईयर का 15,60,000 प्लस 6,30,000 करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा आपका 21,90,000। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया है इसको पहले वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। और अब हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है तो हमें 2 और चीज़ें फाइंड करनी है, जिसका पहला नाम है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और सेकेंड है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। अब ये कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। सबसे पहले एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होगा कि आप 2017 के वैल्यू में से 2016 का वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट आपको जो है 17 के वैल्यू में से 16 का वैल्यू माइनस करना है तो आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 8 लाख माइनस 8 लाख क्या हो जाएगा 0, 6 लाख माइनस 6 लाख अगेन 0, 4,90,000 माइनस 4 लाख कितना आ जाएगा 90,000। उसके बाद यहाँ पर 18,90,000 माइनस 18 लाख तो अगेन 90,000। 3 लाख माइनस 2 लाख क्या आ जाएगा 1 लाख। 21,90,000 माइनस 20 लाख तो कितना आएगा 1,90,000। इसी तरह यहाँ पर एसेट्स में भी ले लेते हैं 5,40,000 माइनस 6 लाख। अब यहाँ पर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, इसीलिए हम लोगों का अमाउंट नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव 60,000। ठीक है, उसके बाद 2 लाख माइनस 2 लाख तो नील होगा, 0 लिख रहे हैं हम। 5,40,000 माइनस 6 लाख करेंगे तो नेगेटिव 60,000 मिलेगा। फिर 2,80,000 माइनस 2 लाख कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 80,000। फिर यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू माइनस करते हैं 15,60,000 माइनस 16 लाख तो अगेन नेगेटिव आएगा कितना 40,000। फिर 2,80,000 माइनस 2 लाख 80,000। 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख।
सेम 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लैक्स। 14,80,000 माइनस 10 लैक्स करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको 4,80,000। इसके बाद 4 लैक्स माइनस 3 लाख करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपको 1 लाख। 1,50,000 माइनस 1 लाख करने पर आंसर मिलेगा 50,000। 3 लैक्स माइनस 2 लैक्स आपको देगा 1 लाख। 8,50,000 माइनस 6 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 2,50,000। इसके बाद 6,30,000 माइनस 4 लाख करेंगे तो 2,30,000 वैल्यू मिलेगा। और लास्ट में 21,90,000 माइनस 20 लाख करेंगे तो अगेन 1,90,000 जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो ये हमने एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए आपको जो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मिला है उसके वैल्यू को आप अपने बेस ईयर के वैल्यू से, यानी कि स्टार्टिंग ईयर का वैल्यू से आप डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे। ठीक है, आप कैलसी पे अगर डायरेक्ट इंटू 100 नहीं करना है, आप डायरेक्टली दोनों वैल्यूज़ को लेके परसेंटेज प्रेस करोगे तो भी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का तो अगर बात करें तो 0 है वैल्यू, तो 0 डिवाइड बाय 8 लाख करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला है। तो जब जिसका इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू ही 0 है तो परसेंटेज भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, हम डायरेक्टली जनरल रिजर्व के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 90,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 22.5। अब यहाँ पर 22.5 जो आया है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, उसके बाद 90,000 डिवाइडेड बाय 18 लैक्स इंटू 100, या आप 90,000 डिवाइडेड बाय 18 लैक्स परसेंटेज प्रेस कर सकते हो कैलसी पर, तो आपको मिलेगा 90,000 डिवाइड बाय 18 लैक्स कर रहे हैं हम लोग, तो आंसर कितना मिल रहा है 5%, तो वो हम लोग 5 लिख देते हैं। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको शो कर रहा हूँ ये आपको एग्जाम में शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे के वैल्यूज़ आप खुद कैलसी पर निकाल सकते हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो कैलसी ले लीजिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख परसेंटेज, तो आंसर मिलेगा आपको 50। 1,90,000 डिवाइडेड बाय 20 लैक्स परसेंटेज, तो आंसर मिलेगा आपको 9.5। उसके बाद यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, राइट, आंसर मिलेगा आपको 10। यहाँ पर 0 है तो परसेंटेज भी 0 ही रहेगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, सेम ही वैल्यू है ना यहाँ पर, तो आंसर इसका भी 10 ही आएगा। 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, राइट, इंटू 100 करेंगे, आंसर मिलेगा 40। 40,000 डिवाइडेड बाय 60 लैक्स करेंगे तो आंसर मिल रहा है आपको 2.5%। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू अगर परसेंटेज में है नेगेटिव में, तो हम लोग परसेंटेज भी उस तरह से नेगेटिव में लिखेंगे। ओके, फिर 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स इंटू 100 करने पे आंसर मिलेगा 40। 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 लाख करने पर आंसर मिलेगा 50। सेम यहाँ पर भी 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, आंसर मिलेगा आपको 50। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स करते हैं आप, तो आंसर आपको आ जाता है 48। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लैक्स करेंगे, आंसर आएगा आपको 33.33%। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 50। थोड़े बहुत चीज़ें आपको डायरेक्ट समझेगी। 50 देखिए ये इसका हाफ है तो आंसर 50% ही आने वाला है, ठीक है ना, राइट। वैसे यहाँ पर भी देखिए 2 लाख का हाफ है ये 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करोगे तो आंसर 50% ही आएगा। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स, तो आंसर आएगा आपको 41.666 आएगा कैलसी पर। हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, राइट, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिख रहे हैं, तो थर्ड नंबर आपका 6 है, इसीलिए हम लोग राउंड ऑफ करके उसको 67 बना रहे हैं। उसके बाद 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, आंसर मिलेगा आपको 57.5। एंड लास्ट वन 1,90,000 डिवाइडेड बाय 20 लैक्स करने पर आपको आंसर आएगा 9.5। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कीजिएंगे। उसके बाद आप एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, कैसे, तो 2017 के वैल्यू में से 2016 का वैल्यू माइनस करके। और उसके बाद आप परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जो आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मिला है डिवाइड किससे करेंगे आप, बेस ईयर से इंटू 100 करेंगे, तो आपको एवरी एलिमेंट का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स। टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।